हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज समझेंगे अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में कोई भी मैरिज डिसॉल्व कब होती है और कोई भी व्यक्ति या फिर पति या फिर पत्नी तलाक कब और कौन से कंडीशन में दे सकती है, यह आज हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आज के वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस लेक्चर में। आप पहले ये खुद ही एक कॉमन सेंस लगाइए कि कोई भी मैरिज डिसॉल्व कब हो सकती है, कोई भी मैरिज का विघटन कब हो सकता है, या फिर एक पार्टी की डेथ हो जाए, पति या फिर पत्नी में से यदि कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है, बाय डेथ ऑफ अ पार्टी टू द मैरिज, तब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर बाय डाइवोर्स, या फिर पति ने या फिर पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया है, तब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कौन से कंडीशन पे हो सकती है, या फिर एक पक्षकार की डेथ हो जाए या फिर बाय डाइवोर्स हो जाए। अब हम अगर मैरिज एक पार्टी मर गई तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर डाइवोर्स दिया जा सकता है तो कौन से कंडीशन पर डाइवोर्स दिया जा सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो डाइवोर्स देने के लिए 4 कंडीशंस हैं। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी है? एक तो हस्बैंड तलाक दे सकता है अपनी पत्नी को, और जो हस्बैंड तलाक देगा उसे क्या बोलेंगे अभी देखते हैं। और या फिर पत्नी तलाक दे सकती है, पत्नी भी तलाक दे सकती है, या फिर बाय म्यूचुअल कंसेंट भी हो सकता है, यानी कि दोनों के आपसी सहमत में भी तलाक हो सकता है। और या फिर बाय जुडिशियल डिक्री हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एक है, ये भी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर में भी तलाक दिया जा सकता है। ये तलाक के 4 प्रकार हैं कि एक पति दे सकता है, और जो पति तलाक देता है उसे कहते हैं वह तलाक इला या फिर जीहर। पति जो है वह इन तीनों में से ही एक तलाक दे सकता है। अभी हम लोग समझेंगे कि तलाक क्या है, इला क्या है, जीहर क्या है। और जो पत्नी तलाक देती है उसे कहते हैं तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज, जो पत्नी तलाक देती है उन्हें तलाक ए तफवीज कहा जाता है। और जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, यानी कि जो दोनों के आपसी सहमति से होता है, उसे खुला या फिर मुबारत। एक खुला होता है, एक मुबारत होता है। अभी हम लोग एक एक करके सब समझेंगे कि खुला मुबारत क्या होता है। और ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में भी एक ल्यान होता है, एक फस्ख होता है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कब हो सकती है, या फिर एक पार्टी की डेथ हो जाए तब, या फिर बाय डाइवोर्स हो सकता है। और डाइवोर्स होने के इतने कंडीशन है, या फिर पति तलाक दे सकता है, या फिर पत्नी तलाक दे सकती हैं, या फिर म्यूचुअल कंसेंट द्वारा हो सकता है, या फिर बाय जुडिशियल डिक्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। ये 1939 है, हमारा संविधान बनने के पहले का एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। अब हम एक तरफ से देखते हैं कि जो बाई हस्बैंड है, जो बाई हस्बैंड तलाक देंगे, ये तलाक का क्या मतलब है, इस तलाक से क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक होता है तलाकुल सुन्नत, एक होता है तलाकुल सुन्नत, और एक होता है तलाकुल बिद्दत। और जो तलाकुल सुन्नत होता है उसके अंदर होता है एक तलाक ए हसन, इसे बोलते हैं तलाक ए हसन। और एक होता है तलाक ए आ हसन। तलाक ए हसन और तलाक ए आ हसन, अभी इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। और एक होता है तलाकुल बिद्दत, इसमें ट्रिपल तलाक होता है, जैसे तलाक तलाक तलाक। अभी ये सायरा बानो के केस में इसे हटा दिया गया, ख़त्म, वाइड कर दिया गया, अभी इसके बारे में भी समझेंगे। और एक होता है रिटर्न। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ तलाक हैं कि तलाक कैसे होता है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं तलाक ए हसन से। तलाक ए हसन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैरिज डिसॉल्व हुई तलाक से, और तलाक दिए बाई हस्बैंड द्वारा, हस्बैंड ने तलाक दिया, तलाक ए हसन। अब हम देखते हैं तलाक ए हसन होता क्या है।
तलाक ए हसन को गुड मोड ऑफ तलाक भी कहा जाता है कि गुड मोड ऑफ तलाक। और ये जो तलाक ए हसन है ये 90 डेज का पीरियड होता है, इसी के अंदर दिया जाता है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर कैसे दिया जाता है? जैसे 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट, इसमें कुछ कंडीशन है कि 3 बार हर महीने लगातार आपको प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा वाइफ के लिए तलाक को। जैसे इस महीने की तलाक, फिर नेक्स्ट महीने, फिर उसके बाद सक्सेसिव नेक्स्ट महीने, आपको मतलब 3 महीने के अंदर आपको हर बार तलाक बोलना पड़ेगा। ये है पहली कंडीशन तलाक ए हसन की। और जो दूसरी कंडीशन है वो है इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, यानी कि अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है तो उसके केस में ये होगा कि जो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स होगा वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ तुहर होगा। तुहर का पीरियड क्या होता है? हमने आपको पहले ही बताया, तुहर का पीरियड वो होता है जो व्हेन वुमेन इज फ्री फ्रॉम हिज मेंस्ट्रुअल कोर्स, वो होता है पीरियड ऑफ तुहर। अगर कोई नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है तो उसको तलाक, जैसे इस महीने तलाक देना है तो उसे पीरियड ऑफ तुहर ही तलाक देना पड़ेगा, जैसे इस महीने। और फिर अगर नेक्स्ट महीने फिर से उसके बाद नेक्स्ट महीने उसे फिर से तलाक देना पड़ेगा, उसे कहते हैं नेक्स्ट तुहर। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट तुहर, यानी कि 3 महीने में 3 महीने हर महीने उसे लगातार तलाक देना पड़ेगा। और वो तलाक कब देगा? जब वो स्टेट ऑफ प्योरिटी यानी कि तुहर के पीरियड में ही वह तलाक देगा। और इन केस ऑफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, यदि कोई नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है उसे तलाक देना होगा तो हर महीने तलाक दे सकता है तलाक, फिर इस महीने, फिर नेक्स्ट महीने, फिर नेक्स्ट महीने। लेकिन उन तीनों महीनों के अंदर नो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग तुहर, यानी कि जो पीरियड ऑफ जो तुहर होगा, वो जो प्योरिटी का जो टाइम है उसमें कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखा जा सकता है। अगर शारीरिक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो वो तलाक ए हसन के कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर उसे नहीं माना जाएगा। अब और जैसे ही नेक्स्ट जो तीसरा प्रोनाउंसमेंट ऑफ हो जाएगा तलाक का, तैसे ही तलाक इररिवोकेबल हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा, फिर उसे तलाक मान लिया जाएगा। ये होता है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन के लिए यही 4 कंडीशन है कि 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए, और कोई नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है तो उसके लिए जो स्टेट ऑफ प्योरिटी है, जो तुहर का पीरियड है उसमें फिर नेक्स्ट तुहर, फिर नेक्स्ट तुहर, वो मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ के लिए। और जो नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है उसे हर महीने तलाक 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 हर महीने देना पड़ेगा। लेकिन उसको लिए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए उस 90 दिन के उसके अंदर। जैसे ये हो जाता है, जैसे तीसरा प्रोनाउंसमेंट हो जाता है वैसे ही तलाक इररिवोकेबल हो जाता है, तो वैसे ही उसे तलाक मान लिया जाता है। ये होता है तलाक ए हसन, जो हस्बैंड अपने वाइफ को अंडर मुस्लिम लॉ देते हैं। अब ये हो गया तलाक ए हसन। अब हम लोग देखते हैं तलाक ए आ हसन। तलाक ए आ हसन को वेरी प्रॉपर मोड ऑफ तलाक भी कहा जाता है। तो इसे बेस्ट मोड ऑफ तलाक या फिर वेरी प्रॉपर मोड ऑफ तलाक कहा जाता है। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है, क्या ख़ास बात है? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ टाइम में, पूरे जीवन पर्यंत में 3 बार आपको तलाक देना है, और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कब कब देना है। लेकिन आप पूरे लाइफ टाइम में चाहे जब तलाक आ हसन दे सकते हैं। वेरी प्रॉपर मोड ऑफ तलाक इसलिए इसे कहा जाता है। और कुछ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो हस्बैंड तलाक देंगे वो एक सिंगल सेंटेंस में देंगे, यानी कि जो हस्बैंड प्रोनाउंसमेंट करेंगे फार्मूला ऑफ डाइवोर्स, वो एक सिंगल सेंटेंस में ही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मस्ट बी इन स्टेट ऑफ प्योरिटी, यानी कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स है वो मस्ट बी इन स्टेट ऑफ प्योरिटी होना चाहिए। प्योरिटी वह पीरियड होता है जब वुमेन अपने मेंस्ट्रुअल कोर्स से फ्री होती है, और इसी प्योरिटी को तुहर भी कहा जाता है। तुहर
प्योरिटी बोलिए चाहे तुहर बोलिए, दोनों एक ही शब्द है। प्योरिटी या तुहर ये इसका मतलब ये होता है कि व्हेन अ वुमन इज फ्री फ्रॉम हर मेंस्ट्रुअल कोर्स, जब कोई महिला अपनी मेंस्ट्रुअल कोर्स से फ्री होती है उसे स्टेट ऑफ प्योरिटी कहते हैं। उसी के बीच में ही फार्मूला ऑफ डाइवोर्स है, वो हस्बैंड को देना पड़ता है तलाक के आसन में। तीसरी कंडीशन है ही मस्ट अब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत। ये पीरियड ऑफ इद्दत क्या होता है? ये पीरियड ऑफ इद्दत का मतलब ये होता है कि 3 मासिक धर्मों के लिए पति और पत्नी को दैहिक संबंधों से परहेज करना पड़ता है। यानी कि 3 मासिक धर्म में जो पति और पत्नी हैं वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करेंगे, वही होता है पीरियड ऑफ इद्दत। ये 90 डेज का एक पीरियड होता है, 90 डेज का मतलब 3 महीने का, जिसमें पति या फिर पत्नी कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप, कोई भी दैहिक संबंध नहीं बनाएंगे। ये पीरियड ऑफ इद्दत होता है। तो यही है कि ये पीरियड ऑफ इद्दत से अब्सटेन रहेंगे, यानी कि विरत रहेंगे, इस पीरियड ऑफ इद्दत से विरत रहेंगे। यही है तीसरा कंडीशन। इसमें तलाक ए आसन को आप सीधा से समझिए कि जैसे किसी भी मुस्लिम में शादी हो गई और शादी हो गई समझ लीजिए 20 साल के एज में। उस 20 साल की एज में जैसे 5 साल 6 साल बीता, मान लीजिए 26वें साल में पति को ऐसा लगा कि हमें तलाक दे देना चाहिए, ये सही नहीं है। तो ये 26 साल की उम्र में एक बार तलाक दे दिए पति, तलाक बोल दिए एक सिंगल सेंटेंस में तलाक बोल दिए पति 26 साल की एज में। तो अब पत्नी को भी लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अब वो भी सही रहने लगी। तो कुछ दिन मान लीजिए वो सही रही, तो जैसे मान लीजिए कि वो 20 साल तक एकदम सही रही। 20 साल के बाद 46वें साल में, यानी कि 46वें साल में पति ने दोबारा तलाक बोल दिया, उसे एकदम कंडीशन सही नहीं लगने लगा। तो 2 बार तलाक हो गया। अब अगली बार तलाक मान लीजिए कि पति ने फिर 20 साल बाद 66वें साल में 66 जब एज हो गई पति की, तब भी तलाक दे दिया। और इसमें पीरियड ऑफ इद्दत का ध्यान रखा, यानी कि इससे अब्सटेन करा, पीरियड ऑफ इद्दत में तलाक दिया। अब ये तलाक इर्रेवोकेबल हो गया, यानी कि अब ये तलाक अपरिवर्तनीय हो गया। अब इसे रिवोकेबल नहीं बना सकता। इसी मोड को कहते हैं तलाक ए आसन, जो जीवन पर्यंत होता है। इसीलिए इसे बेस्ट मोड ऑफ तलाक या फिर वेरी प्रॉपर मोड ऑफ तलाक कहते हैं। हमने डिस्कस कर लिया तलाक उल सुन्नत में तलाक ए हसन और तलाक ए आहसन, हमने दोनों डिस्कस कर लिया। तलाक ए हसन क्या होता है और तलाक ए आहसन क्या होता है। और जो सुन्नी ला है, एक बार इसमें और बता दें आपको कि जो सुन्नी ला है वो तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत दोनों अडॉप्ट करती हैं। अब तक हमने तलाकुल सुन्नत के बारे में ही पढ़ा है, हसन और आहसन। और जो सुन्नी ला है वो तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत दोनों अडॉप्ट करती हैं। और इसके अलावा जो शिया ला केवल तलाकुल सुन्नत को ही अडॉप्ट करती हैं, ना कि तलाकुल बिद्दत को, शिया ला। अब हम देखते हैं कि तलाकुल बिद्दत क्या होता है। तलाकुल बिद्दत को तलाक उल बिदाई के नाम से भी जाना जाता है और इसे कहीं कहीं पर तलाकुल बेन भी लिखा रहता है, या तलाकुल बिद्दत ही है। और इसे ही ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पति 3 बार तलाक बोल देता है तो वह तलाक मान लिया जाता है। यहाँ तक कि पति ने अगर पत्नी को व्हाट्सएप कर दिया या फिर मैसेज में लिख दिया या फिर जीमेल कर दिया, फ़ोन से ही बोल दिया 3 बार तलाक या फिर टेलीग्राम पर बोल दिया, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी बोल दिया, तो उसे भी तलाक मान लिया जाता था। ये तलाकुल बिद्दत है, इसे ही तलाकुल बिद्दत कहा जाता है। और ये महिलाओं के लिए सबसे ख़राब
हम कह सकते हैं कि सबसे खराब प्रथा यही था। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला को एक तरह डर बना रहता था। लेकिन अब वो डर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब सायरा बानो के केस में इसे तलाकुल बिद्दत को एकदम वाइड कर दिया गया है। आपको याद होगा कि तलाक आ हसन, जो तलाकुल सुन्नत में तलाक आ हसन है, वो इर्रेवोकेबल कब होता था? हमने बताया था ये वो इर्रेवोकेबल होता है एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत, यानी कि वो इद्दत के पीरियड के एक्सपायरी के बाद तलाक आ हसन इर्रेवोकेबल होता है, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है। और जो तलाक हसन होता है, तलाक हसन इर्रेवोकेबल तब होता है जब वो लास्ट बार, तीसरी बार प्रोनाउंसमेंट की जाती है तलाक की, तब वो भी इर्रेवोकेबल हो जाता है। लेकिन जो तलाकुल बिद्दत है, यह जैसे ही 3 बार तलाक 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 बोल दिए तुरंत ही यह इर्रेवोकेबल हो जाता है, यानी कि तुरंत ही अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसमें जैसे पति है अपने पत्नी से थोड़ी सी भी बात के लिए गुस्सा होकर 3 बार तलाक 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 बोल दिए, और उसके बाद जो मेहर की राशि भी देनी होती है तलाक के बाद, तो मेहर की राशि मान लीजिए 1500 2000 रुपये दी था, उसको निकाल के दे दिए, जाओ और अपने बच्चे भी साथ में लेकर जाओ। तो इसके बाद उस महिला पर क्या बीतती होगी, आप खुद एक बार अब सोच कर देखिए। यानी कि उस महिला के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था कि वह कहीं भी जाकर उसे किसी से भी सुरक्षा मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 में इसका जजमेंट आया, थोड़ा लेट आया लेकिन बहुत सही जजमेंट आया। इसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। इसमें एक पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, उस एक्ट का नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 219। और इसमें टोटल से 8 जो है सेक्शन है, और इसके जो सेक्शन 3 में ये बता दिया गया कि जो तलाक है वह वाइड और इल्लीगल है, यानी कि जो तलाक है वह वाइड और इल्लीगल है। और इसमें सेक्शन 4 में ये भी उसकी तलाक की पनिशमेंट की भी बात की गई। तो इसमें ये कहा गया कि किसी भी को अगर कोई वह तलाक बोलता है तो उसमें 3 साल की जेल भी हो सकती है, और प्लस उसको फाइन भी के लायबल भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सायरा बानो के केस से जो ट्रिपल तलाक है वह एकदम बैन हो गया, यानी कि जो तलाकुल बिद्दत है यह बैन हो गया। तलाकुल बिद्दत अब कोई नहीं दे सकता, अगर कोई देगा तो उसे जेल हो जाएगी 3 साल की, और उसे फाइन भी वसूला जा सकता है। अब ये वाइड और इल्लीगल हो गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं। जो हमने बाय डाइवोर्स, जो बाय हस्बैंड द्वारा जो तलाक दिया जाता है, तलाक जिसमें तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, तलाक हसन आ हसन, ये सब जो हस्बैंड द्वारा तलाक दिया जाता है वो यही है तलाक। अब हमें पढ़ना है इला, जिहर, फिर उसके बाद जो बाय वाइफ दिया जाता है तलाक की तफवीज, फिर बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक एक करके हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो हमने ये तलाक जो है ये कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं ये इला क्या होता है। कोई भी व्यक्ति इला के फॉर्म में भी तलाक दे सकता है। ये इला के फॉर्म में तलाक दे सकता है, और इसी इला को वो ऑफ कंटिनेंस भी कहा जाता है। इसका 2 नाम है, चाहे वो ऑफ कंटिनेंस बोलिए चाहे इला बोलिए। इसके फॉर्म में भी हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देता है। ये कैसे होता है? ये डायरेक्ट एक शब्द बोल देता है, आई स्वेयर माई गॉड दैट आई शैल नॉट अप्रोच दी, या फिर आई शैल नॉट अप्रोच यू, जिसको भी तलाक देना है वो ऐसा शब्द बोल के वह तलाक दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि हस्बैंड को साउंड माइंड होना चाहिए, और वह उसकी मेजॉरिटी भी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि द हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट हैव द अटेंड मेजॉरिटी। और वह ही स्वेयर्स बाय गॉड और टेक्स अ वो, वह अपने भगवान से स्वेर करता है कि वह एक वो, यानी कि वो ऑफ कंटिनेंस क्रिएट करेगा।
और सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, इला के फॉर्म में तलाक बोलने के बाद कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप कितने दिन तक? ये 4 मंथ। अगर इस 4 महीने के अंदर अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया तो ये तलाक नहीं माना जाएगा, ये इसे तलाक नहीं माना जाएगा, तो इसे इला के फॉर्म में नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी पत्नी को इला कैंसिल करवाना है तो उसके लिए क्या है कि अगर कोई भी पत्नी इला कैंसिल करना चाहती है या फिर पति ही करना चाहती है तो रिज्यूमिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन 4 मंथ, यानी कि 4 महीने के अंतर ही वह सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बना लेता है तो वह इला के फॉर्म में जो तलाक दिया है उसका कैंसिल हो जाएगा। और सबसे मेन बात इसमें यह है कि इला जो है वह भारत में प्रचलित नहीं है। इला के फॉर्म में भारत में तलाक नहीं दिया जाता है, ये इसकी मेन पॉइंट है। तो हमने तलाक कवर कर लिया, इला कवर कर लिया। अब हस्बैंड ही द्वारा एक तलाक दिया जाता है जिहर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जिहर को इंजूरियस असिमिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंजूरियस असिमिलेशन भी कहते हैं। जिहर जिहर ये होता है कि कोई भी अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अपनी माता के समान या फिर अपनी बहन के समान या फिर कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अकॉर्डिंग अगर वो उन्हें कंपेयर करता है तो वाइफ के पास एक राइट प्राप्त हो जाता है कि उस हस्बैंड से हम जुडिशियल डिक्री कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि पहली बात तो हस्बैंड को मस्ट बी सेन एंड अडल्ट होना चाहिए। हस्बैंड को मस्ट बी सेन एंड अडल्ट होना चाहिए। और इसमें जो हस्बैंड है वह कंपेयर करता है। हस्बैंड कंपेयर करता है, किससे कंपेयर करता है? अपनी वाइफ को कंपेयर करता है अपनी मदर से, अपनी माँ की तरह, या फिर अपनी वाइफ को कंपेयर करता है अपनी सिस्टर से, या फिर अपनी वाइफ को कंपेयर करता है प्रोहिबिटेड डिग्री की तरह। प्रोहिबिटेड डिग्री को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3G में डिफाइन है। और प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें बताया गया है इफ़ वन इज लाइनल असेंडेंट ऑफ अदर। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ये, लेकिन बता दूँ आपको कि प्रोहिबिटेड डिग्री जो होता है वो अपने जैसे घर रिश्तेदार अपने घर तक ही सीमित होता है, जैसे मामा मामी नाना नानी बुआ मौसी, यही सब होता है प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत, यही लोग आते हैं। तो अगर कोई हस्बैंड जो है कहेगा कि तुम तो मेरी माँ समान हो या फिर तुम तो मेरी बहन समान हो या फिर तुम तो मेरी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत आती हो, तो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं। और इसके बाद जो होगा कि हस्बैंड जो है कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाता है अपनी वाइफ के साथ 4 मंथ तक। यहाँ पर 4 मंथ है, यहाँ पर 4 मंथ तक कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं बनाता है। तो वाइफ को ये प्राप्त हो जाता है एक ग्राउंड कि वह डाइवोर्स जुडिशियल डिक्री का डाइवोर्स के लिए केस सूट फाइल कर सकती है। कहाँ पर? कोर्ट में अंडर सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937। तो यह वाइफ को एक राइट प्राप्त हो जाता है। और अगर इस जिहर को इस जिहर को आप ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो पति या फिर पत्नी दोनों विद इन 4 मंथ, उस 4 महीने के अंदर यानी कि 4 महीने के अंतर्गत ये अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं तब ये जिहर ख़त्म हो जाएगा। या फिर पत्नी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाने देती है तो जो हस्बैंड है, जो पति है, वो पिनांस करेगा। पिनांस का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को सज़ा देगा। वो अपने आप को सज़ा देगा। सज़ा कैसे देगा
कि जैसे उसके पास जो दास दासियां हैं उनमें से फ्रीइंग अ स्लेव, उनमें से एक दास दासी को आज़ाद कर देगा, या फिर इसकी आज़ाद कर देगा, ये भी एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वह 2 महीने तक व्रत रखेगा, इस तरह की कंडीशन है जिहर में। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो 60 जो है व्यक्ति को, 60 पुअर पर्सन को, 60 पुअर पर्सन को भोजन भी खिलाएगा। इतने करने के बाद यदि पत्नी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती है तो, और ये दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, तब तो जिहर जो है कैंसिल हो जाएगा, अन्यथा जिहर कैंसिल नहीं होता है। ये जो इला जो हमने अभी आपको बताया, इला और ये जिहर, ये सब भारत में अब प्रैक्टिस कोई नहीं है, ये सिर्फ कहीं सुना भी नहीं जाता है भारत में। अब हम लोगों ने तलाक भी कंप्लीट कर लिया, इला भी कंप्लीट कर लिया और जिहर भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि जो हस्बैंड द्वारा जो तलाक दिया जाता है वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक बाई वाइफ तलाक दिया जाता है, इसे कहते हैं तलाक ए तफवीज। इसे कवर कर लेते हैं। आप पूछोगे कि जो जिहर है वो भी तो राइट जो है वाइफ को प्राप्त होता है। तो हाँ, ये जो वाइफ को ही राइट प्राप्त होता है तलाक लेने का जिहर में, लेकिन हस्बैंड सेन एंड एडल्ट होना चाहिए और वह कंपेयर करे अपनी वाइफ को अपनी माँ के समान या फिर बहन के समान, तो वही जिहर होता है, तब वाइफ को राइट प्राप्त हो जाता है। और ये तलाक तफवीज क्या होता है जो वाइफ के अकॉर्डिंग होता है, चलिए अब इसे देखते हैं। तलाक ए तफवीज एक ऐसा डॉक्ट्रिन होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को डेलीगेट करता है। इसे तभी डेलीगेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है तलाक तफवीज को। इसमें हस्बैंड कुछ मामलों में अपनी वाइफ को ये अधिकार दे देता है कि जाइए, आप को जब मन कहे या फिर जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, स्थिति सही नहीं है, उस समय आप तलाक मांग सकती हैं हमसे, उस समय तलाक का जिक्र कर सकती हैं। उसी को कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर, उसी को कहते हैं तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज का मतलब यही होता है कि हस्बैंड वाइफ को पावर देता है। हस्बैंड वाइफ को पावर देगा किसका? तलाक करने का। हस्बैंड पावर देगा वाइफ को तलाक करने का कि जब आपको लगे कि चीज़ें सही नहीं है तब आप तलाक कर सकती है। यहाँ तक कि जो हस्बैंड है ये वाइफ को या फिर कोई थर्ड पर्सन है उनको भी यह पावर दे सकता है कि भाई जब सही नहीं रहेगी चीज़ें तब आप तलाक करवा सकते हो। हालांकि इसमें हस्बैंड के पास भी पावर होता है तलाक देने का, ऐसी बात नहीं है, इसमें हस्बैंड के पास भी पावर होता है, लेकिन अधिकांशतः यह हस्बैंड पावर एक डेलीगेट कर देते हैं अपनी वाइफ को या फिर कोई थर्ड पर्सन को, इसलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। तलाक ए तफवीज यही होता है। अब देखते हैं हम लोग, ये हमने कंप्लीट कर लिया जो वाइफ द्वारा दिया जाता है तलाक ए तफवीज। अब हमें देखना है म्यूचुअल कंसेंट द्वारा, जो पारस्परिक सहमति द्वारा जो तलाक होता है उसे एक खुला बोलते हैं और मुबारत बोलते हैं। ये खुला और मुबारत दोनों क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे। खुला की अगर हम एसेंशियल की बात करें तो इसमें जो ऑफ़र ऑफ डाइवोर्स होता है वो वाइफ के द्वारा होता है, वाइफ के द्वारा खुला में। इसका एसेंशियल ये है कि जो वाइफ खुद ही ऑफ़र ऑफ डाइवोर्स करती है हस्बैंड को तो वो खुला के अंतर्गत आता है। और जब वाइफ ऑफ़र ऑफ डाइवोर्स करेगी हस्बैंड को तो हस्बैंड को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफ़र ऑफ अगर हस्बैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर हस्बैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एसेंशियल माना जाएगा, तो उसे खुला माना जाएगा। ये होता है कि एक वाइफ जो है वो पहले ऑफ़र ऑफ डाइवोर्स करेगी हस्बैंड को, वो हस्बैंड को ऑफ़र करेगी तलाक के लिए।
तो अगर हस्बैंड ने उस तलाक को एक्सेप्ट कर लिया, अगर तलाक को एक्सेप्ट कर लिया तो वो खुला के फॉर्म में तलाक माना जाएगा, या तो उसे ही खुला कहते हैं। खुला के फॉर्म में तलाक, इसे ही खुला कहते हैं, जो वाइफ के द्वारा दिया जाता है। और जो मुबारत होता है, ये दोनों जो होता है म्यूचुअल कंसेंट द्वारा होता है। हमने पीछे ही देखा कि जो बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो मुबारत होता है, इसमें दोनों पक्षकारों में से कोई भी, यानी कि वाइफ या फिर हस्बैंड, दोनों में से कि कोई भी यह ऑफ़र ऑफ डाइवोर्स कर सकता है। इसमें कोई वो बाइंडिंग नहीं रहती है, लेकिन खुला में बाइंडिंग रहती है, वाइफ ही करेगी। और जो मुबारत होता है इसमें बाइंडिंग नहीं रहती है, इसमें दोनों पार्टी, आइदर पार्टी, दोनों पार्टी ही कर सकते हैं। ये पहला अंतर हो गया इसमें। और खुला और मुबारत में दूसरा अंतर ये है कि जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करेगा, इसमें हस्बैंड ही एक्सेप्ट करेगा ऑफ़र को। लेकिन मुबारत में चाहे जो एक्सेप्ट कर ले, यानी कि अगर वाइफ दी है तलाक, मतलब वाइफ अगर बोल रही है खुला के फॉर्म में, तो मुबारत के फॉर्म में तो हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर हस्बैंड बोल रही है तो उसे वाइफ एक्सेप्ट करेगी। ये खुला और मुबारक जो होता है ये प्रचलित नहीं है हमारे भारतीय समाज में, ये सब प्रचलित नहीं है। लेकिन ये सब जो हनफी संप्रदाय है उसमें ये सब माना जाता है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया। हस्बैंड द्वारा जो तलाक दिया जाता है, तलाक इला जिहर, हमने ये कंप्लीट कर लिया। जो बाई वाइफ द्वारा दिया जाता है जिसे तलाक ए तफवीज बोलते हैं, इसे भी हमने कवर कर लिया। जो म्यूचुअल कंसेंट द्वारा होता है खुला और मुबारक, जिसमें खुला जो होता है वो वाइफ ऑफ़र करती है और मुबारक में आइदर पार्टी, दोनों में से कोई भी म्यूचुअल कंसेंट द्वारा तलाक की डिमांड कर सकते हैं और उसे तलाक माना जाएगा। ये बाय म्यूचुअल कंसेंट द्वारा तलाक हो गया। अब बचा है बाय जुडिशियल डिक्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। इसलिए हम इसमें कितने सेक्शन हैं, कैसे क्या है, हर एक सेक्शन क्या कहता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का, इसके बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको लॉ से रिलेटेड कोई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को डिटेल में जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और यदि कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो दोबारा आपको समझा सकें। और यदि कोई भी आपको समझना है टॉपिक, ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, जिससे आपको वह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप।